हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में पढ़ेंगे साइबर अपराध या साइबर अटैक से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखेंगे, कुछ उनकी जो प्रमुख शब्दावलियां हैं जिनसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इनके विषय में जानेंगे। और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे जो पूछे हुए हैं। इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आगे आने वाले एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे साइबर अपराध क्या है। साइबर अपराध से सभी लोग वाकिफ हैं और सब जानते भी हैं साइबर अपराध क्या होता है। किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी के साथ अपराध करना, इसे शॉर्ट में साइबर अपराध के नाम से जानते हैं। लेकिन जो इसकी शब्दावलियां हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ये थोड़ा टफ हो जाती है एग्जाम के लिए, तो इनके विषय में भी थोड़ा डिटेल से देखेंगे। देखते हैं साइबर अपराध। तो साइबर अपराध एक ऐसी गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला है जैसे जिसे गैर कानूनी या अनधिकृत रूप से किसी की निजी जानकारी को प्राप्त कर लेना या उनकी जानकारी को मिटा देना और उसका या गलत इस्तेमाल करना, गलत तरह के से उसका डेटा को प्रयोग करना और उसमें हेर फेर या हेर बदल कर देना, इन्हें साइबर अपराध कहते हैं। और ये ऑनलाइन बैंकिंग खातों से जो पैसे आपके कट जाते हैं या पैसे चुराए जाते हैं हैकर्स द्वारा, तो ये भी साइबर अपराध में ही शामिल है। देखेंगे इसमें कई प्रकार की शब्दावलियां हैं, जिसमें से है हैकिंग, फिशिंग जिसको पहचान की चोरी के रूप में भी जानते हैं, और फिर है रैंसमवेयर, फिर मेलवेयर, और कई प्रकार के इसमें कह सकते हैं आपराधिक हमले हैं जिनके बारे में डिटेल देखते हैं। तो पहला है साइबर बुलिंग या साइबर उत्पीड़न। इसमें क्या रहता है, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके डराने धमकाने या किसी का उत्पीड़न का एक रूप है क्या, साइबर बुलिंग। ठीक है, साइबर बुलिंग या साइबर उत्पीड़न। फिर है साइबर बुलिंग और साइबर उत्पीड़न को ऑनलाइन बुलिंग के रूप में भी जाना जाता है, जैसे कि किसी अननोन नंबर से या हैकर्स का फोन आता है, आपको धमकी देता है कि आपका ये मेरे पास डाटा मेरे पास है, आपका डाटा लीक कर दिया जाएगा, आप मुझे पैसे दे दीजिए। तो इस तरीके से जो साइबर उत्पीड़न किया जाता है उसे ही शब्दों में कहते हैं साइबर बुलिंग। ठीक है, आप इसके विषय में जान गए होंगे, साइबर बुलिंग या साइबर उत्पीड़न। नेक्स्ट है साइबर स्टॉकिंग। तो ये क्या है, तो ये भी इसी से रिलेटेड है। इसमें किसी व्यक्ति, समूह या संगठन का पीछा करने या उसे परेशान करने के लिए इंटरनेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करने से है। इसमें झूठे आरोप, मानहानि, बदनामी और मानहानि जैसी चीजें शामिल है। यही साइबर बुलिंग से ये रिलेटेड है, जैसे कि इसमें कह सकते हैं कि हैकर्स द्वारा परेशान करना या उसको बदनामी के लिए प्रताड़ित करना क्या कहलाएगा, साइबर स्टॉकिंग। ठीक है, ये दोनों सिमिलर ही हैं लेकिन इनके वर्डों में थोड़ी अलग भिन्नता है, इसलिए साइबर बुलिंग को भी याद रखेंगे और साइबर स्टॉकिंग को भी याद रखेंगे। अभी जो क्वेश्चन देखेंगे वो देखेंगे कैसे बन रहे हैं। तो ये सब साइबर अपराध के ही पार्ट, उन्हीं की ही शब्दावलियां हैं, तो कुछ एक दूसरे से सिमिलरिटीज आपको मिलेंगी। फिर देखेंगे स्मैप स्पैम है। स्पैम क्या है, इसे इसको भी आप लोगों ने अपने फ़ोनों में देखा होगा, जैसे हमारे फ़ोन पे जो मेल्स आते हैं स्पैम के रूप में भी काफ़ी सारे मेल पड़े रहते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये चीज़ है। ये ऐसे अवांछित वाणिज्यिक ईमेल होते हैं जो कहीं से भी आ जाते हैं, इनका कोई सोर्स नहीं है, ये पता नहीं कहाँ हैकर्स द्वारा हमारे फ़ोन पे भेज दिए जाते हैं और ये आपके इनबॉक्स को भर देते हैं। सरल शब्दों में कहें तो ये एक अनचाही वेब सामग्री है जो मुख्य रूप से विज्ञापन उद्देश्यों, फिशिंग, वायरस फैलाने आदि के लिए गुमनाम या अज्ञात स्रोतों से भेजी जाती है। ठीक है, ये आमतौर पर जंक मेल के रूप में भी आते हैं। जैसे आपने कभी भी अपना मेल चेक किया होगा, उसमें देखे होंगे कुछ काफ़ी सारे ऐसे अन्य सोर्सेज से हमारे पास मेल पड़े होते हैं जिनके विषय में हमें जानकारी नहीं होती है, तो वो स्पैम मैसेज होते हैं। उसके अंदर ऐड भी होते हैं और हो सकता हो उन मेल्स या ऐड के माध्यम से हम उसको क्लिक करें या उस तक पहुंचने की कोशिश करें, तो उन्हीं के माध्यम से ही हमारे कुछ फ़ोन के डाटा लीक हो जाए। तो ये चीज़ें आती हैं स्पैम मेल या स्पैम ईमेल के अंतर्गत। फिर देखेंगे फिशिंग अटैक। तो फिशिंग अटैक क्या है, मतलब मछली का जाल कह सकते हैं फिशिंग अटैक। ठीक है, इसमें क्या है, फिशिंग हैकर्स द्वारा इंटरनेट पर नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से इंटरनेट यूजर के साथ की गई धोखेबाजी को क्या कहते हैं, फिशिंग अटैक। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई किसी वेबसाइट है, उसकी ओरिजिनल आईडी कुछ और है और उसकी फेक आईडी बना ली जाती है, फेक वेबसाइट बना ली जाती है, और फिर आप जैसे वो चीज़ सर्च कर रहे हैं तो वो रियल ना सर्च होकर आपके साथ वो गलत आप वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं, उसको क्लिक करते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जांपल बहुत बेस्ट देते हैं। जैसे आपके साथ कभी किसी के भी साथ हो सकता है और हुआ भी होगा। जैसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजन, कोई भी आप एक प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं शॉपिंग के लिए, तो आपको किसी कस्टमर केयर का नंबर चाहिए होता है, तो फिर आप क्या करते हैं, गूगल पे जाके आप कुछ नंबर सर्च करते हैं कि फ्लिपकार्ट कंज्यूमर नंबर या फ्लिपकार्ट हेल्प फ्री नंबर, टोल फ्री नंबर करके ऐसा सर्च करते हैं। तो फिर देखते हैं उसमें काफ़ी सारे नंबर आते हैं, वो उन्हीं हैकर्स के नंबर रहते हैं। तो वो हम पहले साइट पर जाते हैं, क्लिक करते हैं और वो नंबर से कॉल करते हैं।
फिर बताते हैं कि मेरी ये समस्या है, मैंने ऑर्डर किया था, इसका पार्सल रिसीव नहीं हुआ या गलत रिसीव हो गया है। तो फिर वो जो हैकर्स होते हैं उनको जानकारी हो जाती है कि ये बंदा इस चीज़ से रिलेटेड है और ये ऐसी चीज़ें पूछ रहा है मुझसे, तो ऑनलाइन चीज़ें ये जो शॉपिंग है इसके विषय में पूछ रहा है, तो फिर वो आपसे और जानने का प्रयास करता है। फिर वो कहता है कि नहीं ठीक है, आप मेरा एक ऐप है, आप इसको इंस्टॉल कीजिए, फिर आप इस पे डिटेल फिल करिए, इस तरीके से आपका जो पैसा कटा है या आपकी जो डिटेल है ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। वो झूठा उसको आश्वासन देता है और सामने वाला जो सेकंड पार्टी है वो भी उस पर विश्वास कर लेता है। इस प्रकार से उसके साथ क्या हो जाता है, फिशिंग अटैक, ठीक है। गलत वेबसाइट के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से जो यूजर है ये इन सब चीजों में अक्सर फंस जाते हैं। फिशिंग अटैक याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है और आप लोग भी इस चीज से सतर्क रहे। अगर आपको कोई टोल फ्री नंबर चाहिए किसी चीज का, तो जितने भी गूगल पर नंबर होंगे वो सारे फेक नंबर होंगे, उस पर कभी मत जाइएगा, ठीक है। फिर देखेंगे हैकिंग। तो हैकिंग क्या है, इसमें है किसी संगठन के कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क में कमजोरी का फायदा उठाकर डिजिटल संपत्तियों पर अनधिकृत तरीके से पहुंच या नियंत्रण प्राप्त करने पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। इसमें गलत थोड़ा लिख गया है, नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। तथा हैकर्स भी कंप्यूटर सिस्टम की बारीक से बारीक जानकारी रखने का काम करते हैं। इसमें भी वही हैकिंग, आपको भी पता है क्या होती है, किसी भी चीज़ से, जैसे आप कंप्यूटर हैक हो गया, मोबाइल हैक हो गया, जैसे कि यही जो अभी फिशिंग अटैक चल रहा था, इसमें वो लोग कभी कभी क्या कराते हैं, एक आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाते हैं जैसे एनीडेक्स टाइप का। तो जैसे उन्होंने जो परिचित है इस ऐप से, तो वो तो नहीं इंस्टॉल करेगा, वो समझ जाएगा मेरे साथ फ्रॉड होने वाला है। लेकिन जिसको एनीडेक्स के बारे में नहीं पता होगा वो तुरंत उसका बताया हुआ ऐप इंस्टॉल करेगा और जैसे ही आपने उसका कोड डाला, आपका पूरा फोन या आपका जो डेस्कटॉप जो भी यूज कर रहे हैं सारा रिमोट उसके पास चला जाएगा। फिर वो आपका सारा डाटा देख लेगा, क्या है क्या नहीं है, सारे जितने भी पासवर्ड सेव है वगैरह वगैरह। तो यही चीजें हैकिंग का ही माध्यम है, तो इसको भी याद रखेंगे हैकिंग क्या होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें, तो ये है क्रैकिंग। क्रैकिंग क्या है, ये वे लोग करते हैं जो बिना अनुमति के दूसरों के कंप्यूटर के जरिए उसके सर्वर तक पहुंचकर उसमें संग्रहित सूचनाओं में हेर फेर या हेर फेर बदल कर देते हैं। इस तरह का काम करने वाले को क्या कहा जाता है, क्रैकिंग या क्रैकर्स कहलाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। फिर है डेटा डेडलिंग। तो डेटा डेडलिंग क्या है, यह डेटा में बदलाव या हेरफेर करना, अक्सर दूसरों को धोखा धोखा देने के लिए यह कार्य किया जाता है। तथा साइबर अपराध गलत जानकारी के आधार पर निष्कर्ष या निर्णय ले सकता है जिसे जिसे पहचानना मुश्किल है, डेटा डेडलिंग कहलाता है। या दूसरे शब्दों में डेटा डेडलिंग को कह सकते हैं कि इसमें ये इस प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल या दर्ज करते समय जैसे कि उसको जब इंस्टॉल किया जा रहा है तो किसी दूसरे नाम से किया जा रहा है और उसके अंदर जो हमें डेटा चाहिए वो ना होकर कुछ दूसरी चीज है, मतलब चेंज कर दिया गया या हेर फेर कर दिया गया, उसमें दर्ज करते समय बदल दिया जाता है। और ये अक्सर कब किया जाता है, ये डेटा एंट्री क्लर्क या कंप्यूटर वायरस द्वारा ही ये भी किया जाता है। और इसमें जो बदले गए डेटा की कंप्यूटरीकृत जो प्रोसेसिंग के परिणाम स्वरूप इसमें फिर धोखाधड़ी वाले को लाभ मिल जाता है। फिर वो ये ऐप आपके सिस्टम पे इंस्टॉल करके और जो उसको जानकारी चाहिए वो आपको गलत तरीके से ले सकता है, ठीक है, डेटा डेडलिंग कहलाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे मेलवेयर। ये मेलवेयर आपसे एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, इसके अंदर कई प्रकार के पार्ट हैं और उस मेलवेयर के ही काफी सारे प्रकार हैं, ठीक है, उनको भी देखेंगे। तो पहले देखिए मेलवेयर क्या है, ये सॉफ्टवेयर कोई भी प्रोग्राम या फाइल है, मतलब किसी भी प्रकार का प्रोग्राम या फाइल है जो जानबूझकर कंप्यूटर नेटवर्क या सर्वर को नुकसान पहुंचाता है। मेलवेयर के काफी सारे टाइप्स हैं। देखिए जितनी भी आपको शब्दावलियां मिल रही होंगी सब में किसी न किसी प्रकार से कंप्यूटर को हानि पहुंचाना है या उसको नेटवर्क को खराब करना है या उसको हैक करना है, सब साइबर अपराध के अंतर्गत ही आएगा। आपको थोड़ा इनकी जो परिभाषाएं है इसमें थोड़ी सी सिमिलरिटीज देखने को मिल रही होंगी क्योंकि ये सब चीजें जो है वो साइबर अपराध के अंदर है और साइबर अपराध मतलब साइबर अटैक, तो सारी चीजें आपको कुछ सेम सेम मिलेंगी लेकिन थोड़ा डिफरेंस देखिए, ठीक है। अब देखिए मेलवेयर के जो प्रकार होते हैं, इसमें कंप्यूटर वायरस है, वर्म्स है, टॉर्जन हॉर्सेस है, टॉर्जन हॉर्सेस से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, और रैंसमवेयर से भी पूछा गया है। और कौन सा प्रकार है, स्पाईवेयर है, एडवेयर है, रूट किट है, लॉजिक बम है और की स्टॉकिंग या की स्टॉक लॉगिंग शामिल है इसमें। तो इनके काफी सारे प्रकार हैं जिनको देखते हैं। पहला है वर्म्स। तो वर्म्स क्या है, ये सुरक्षा सॉफ्टवेयर में कमजोरियों को फायदा उठाकर संवेदनशील जानकारी को चुराता है और सिस्टम तक पहुंचने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि जो कंप्यूटर में फाइल्स रहती हैं वो खराब हो जाती हैं या दूषित हो जाती हैं और अन्य प्रकार से ये सिस्टम को कुल मिलाकर नुकसान ही पहुंचाता है, क्या, वर्म्स। फिर है टॉर्जन हॉर्सेस वायरस। तो ये क्या है, तो ये एक ऐसा प्रकार का मेलवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम तक
पहुंच प्राप्त करने के लिए खुद को वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रछन्न करता है या दिखाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के भीतर दुर्भावनापूर्ण कोड को छिपाने के लिए ये सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करता है और अपने सॉफ्टवेयर के साथ उपयोगकर्ताओं के सिस्टम पर पहुंच प्राप्त करने का एक वायरस है। ये भी है किसी दूसरी तरीके से इंस्टॉल होकर उसमें जानकारी कलेक्ट करना, उसको नुकसान पहुंचाना, डेटा या फाइल्स को, ये ट्रोजन हॉर्सेस वायरस है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे क्या है। इसमें है रैंसमवेयर। तो ये एक ऐसा प्रकार का मेलवेयर है जो इनक्रिप्टेड डाटा तक पहुंच बहाल करने के लिए फिरौती देने का एक तरीका है। या दूसरे शब्दों में रैंसमवेयर को कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रकार का मेलवेयर है जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा और आपकी फाइलों को करप्ट कर देगा या खराब कर देगा। फिर उसके बदले में आपसे फिरौती मांगेगा कि आप इतना पे करिए, फिर तभी आपकी फाइल वापस से दी जाएगी। तो ये शॉर्ट में कह सकते हैं ये फिरौती मांगने का तरीका है। जैसे डाटा फाइल को खराब कर देगा, इनक्रिप्ट कर देगा, उसके बाद आपसे फिरौती या वसूली का एकमात्र तरीका है। एकमात्र नहीं, मतलब ये अपराधों में, साइबर अपराधों में एक तरीका है क्या, रैंसमवेयर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्पाईवेयर। तो स्पाईवेयर क्या है, ये मालवेयर का ये भी एक प्रकार है जो कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है और उपयोगकर्ताओं की गैर जानकारी में उनके बारे में सूचनाएं एकत्रित कर लेता है। इंस्टॉल कर दिया, उसको पता नहीं है, और उसके जितना भी वो सारा काम जो सिस्टम पे कर रहा है, स्क्रीन पर कर रहा है, वो सारा डाटा स्पाईवेयर के अंतर्गत सेव हो रहा है और उस द्वारा सारा डाटा उसका लीक किया जा रहा है, या लीक करके उस पर इंस्टॉल कर दिया जा रहा है। फिर जब बाद में स्पाईवेयर देखा तो उससे सारा डाटा ले लिया गया। तो ये क्या है, स्पाईवेयर है। फिर है नेक्स्ट एडवेयर। तो एडवेयर क्या है, ये एक प्रकार का, ये भी एक मेलवेयर है। ये अवांछित सॉफ्टवेयर है। आपने देखा होगा जब आप कोई वेबसाइट यूज कर रहे हैं या सिस्टम पे कोई चला रहे हैं, तो कोई भी वेबसाइट खोलते समय तुरंत एक ऐड आ जाता है जिसकी हमें जरूरत नहीं होती, लेकिन एक वो ऐड आ जाता है। उसमें विज्ञापन रहेगा काफी तरह का कि आपको अगर ये करना है तो इस पे क्लिक करिए, आपको अगर ये चीज प्रोडक्ट चाहिए तो इस पर क्लिक करिए। उसको हम बार बार हटाने का प्रयास करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो वही चीज बता रहा है एडवेयर। इसमें संक्रमित कंप्यूटर पर लक्षित विज्ञापन देने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, काफी बार आपने वेबसाइट यूज करते समय एडवेयर देखा होगा और एडवेयर से आप परेशान भी बहुत होते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रकार का मेलवेयर है, याद रखेंगे। ठीक है, ये भी। फिर नेक्स्ट है रूट किट। तो रूट किट ये भी एक प्रकार का मेलवेयर है जो आपकी संपत्ति या जानकारी के बिना किसी खतरे वाले इकाई को आपके कंप्यूटर का नियंत्रण दे देता है, मतलब सारा डेटा लीक करता है। रूट किट, ठीक है, ये इसमें जानकारी नहीं होती है और ये किसी खतरे वाले संगठन या इकाई को आपके कंप्यूटर का नियंत्रण दे देता है और यहाँ से हैक हो जाता है। तो रूट किट भी यही प्रकार है, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे लॉजिक बम। तो लॉजिक बम क्या है, ये जानबूझकर एक सॉफ्टवेयर सिस्टम में डाला गया एक कोड होता है जो निर्दिष्ट शर्तों को पूरा होने पर एक दुर्भावनापूर्ण कार्य को बंद कर देगा। जैसे लॉजिक बम मतलब बम फट गया टाइप समझ सकते हैं कि आपके सिस्टम पे इंस्टॉल कर दिया गया किसी कोड के नाम से, और जो उसका हैंडलर है या यूजर है वो उस अपने जो उसकी शर्तें हैं उनके अनुसार उसने जैसे ही काम मेरा बीच में चल रहा है, बीच में करप्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा जो कोड डाला गया था लॉजिक बम के जरिए, तो वो उसने फाइल को लॉस कर दिया या इनक्रप्ट कर दिया। ठीक है, ये क्या है, लॉजिक बम। फिर नेक्स्ट देखेंगे की स्ट्रोक या की लॉगिंग। ये भी एक प्रकार का साइबर अपराध से रिलेटेड है, ये भी काफी होता है, एटीएम वेटीएम में होता है, इसको भी बताते हैं। ये क्या है, तो इसे अक्सर की लॉगिंग या कीबोर्ड कैप्चरिंग के रूप में जाना जाता है, और ये कीबोर्ड पर दबाई गई कुंजियां, ये जो बटनें होती हैं, इस पर रिकॉर्ड करने की ये एक प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें आमतौर पर गुप्त रूप से, ताकि कीबोर्ड का उपयोग करने वाला व्यक्ति इस बात से अनजान रहता है और उनके कार्यों की निगरानी करता है। जैसे कि की स्ट्रोकिंग, की लॉगिंग के अंतर्गत जैसे कीबोर्ड में हम पासवर्ड यूज करते हैं, तो जैसे हमने कुछ अपना पासवर्ड रखा है, उसको पासवर्ड लॉगिंग कर रहे हैं, तो वो सारा किसमें सेव हो रहा है, की स्ट्रोकिंग या की लॉगिंग के अंतर्गत जा रहा है। तो हमारे सारा डेटा वेटा उसके जरिए लीक हो जाते हैं। और यही चीज एटीएम वगैरह में भी होता है, उसमें पहले से ही कुछ लगा रहता है, जैसे ही पासवर्ड डाला जाता है तो वो सारा कैप्चर कर लेता है। फिर उसके बाद उसका जो हैकर्स होता है वो यूज करके पिन विन खाली कर देता है। इस तरह का क्या होता है, की लॉगिंग, जैसे कि नाम में ही है, की मतलब बटन लॉगिंग या बटन स्ट्रोकिंग। ठीक है, याद रहेगा की स्ट्रोकिंग क्या है, आपको पता चल गया होगा अच्छे से। फिर देखेंगे, ये सारे तो वायरस पढ़े, मेलवेयर के प्रकार पढ़े। अब आया एंटीवायरस, इसका एंटीडोज समझ सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक सेट है जो विभिन्न वायरस या अन्य मेलवेयर सॉफ्टवेयर, जैसे कि जो अभी हम लोगों ने पढ़े, वॉर्म्स, टॉर्जन, एडवेयर, इन सब चीजों को रोकता है और उनका पता लगाता है और उसे हटाता है। ठीक है, तो पता ही होगा आपको, वायरस है तो उसका जो डोज होगा वो एंटीवायरस होगा, जिसके जरिए वो सारी चीजें हटाई जाएंगी, रिमूव की जाएंगी, तो वो हो गया एंटीवायरस। और एंटीवायरस भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि अवास्ट अवास्ट है, अवीरा है, बिट डिफेंडर है, मैकएफी है, ट्रेंड, माइक्रो और कैपर्सकी है और नॉर्टन, जिसमें से
ये एवेस्ट, मैकेफी और नॉर्टन और अवीरा, ये चार ऑप्शन दे देता है। इसमें से पूछ लेगा कौन सा इसमें एंटीवायरस नहीं है, दे देगा टॉर्जन हॉर्सेस दे देगा, एडवेयर दे देगा, एक ऑप्शन रख देगा अवास्ट रख देगा, एक रख देगा लॉजिक बम। तो ना तो पता रहेगा आपको कि क्या इनमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट ये हो गया हमारा एंटीवायरस। थोड़ा सा आप देख लेते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट या आईटी एक्ट के नाम से जानते हैं, और ये 2000 का है। सन भी पूछा जाता है, इसकी पूरी डेट भी इंपॉर्टेंट है, 17 अक्टूबर सन 2000। ठीक है, कब ये लागू हुआ, 17 अक्टूबर सन 2000 में। अब इसमें से देख लेते हैं, इसमें सारे वही चीजें हैं जो साइबर अपराध होते हैं उनसे बचने का या उनसे कानूनी प्रक्रिया का एक अधिनियम है। इसमें देखें साइबर अपराध से संबंधित कुछ धाराएं हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। वैसे धाराएं तो इसमें बहुत सारी हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछी जाने वाली हैं या पूछी जाएंगी उनमें से है कुछ प्रमुख। तो कंप्यूटर सिस्टम आदि को नुकसान पहुंचाना, तो इस पे कौन सी धारा लगती है, तो 43 है। आईटी एक्ट की धारा कौन सी है, धारा 43, कंप्यूटर सिस्टम आदि को नुकसान पहुंचाना। और उसमें जुर्माना कितना है, तो प्रभावित व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए से अधिक रुपए का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। मतलब 1 करोड़ रुपए इसमें लिमिटेड है, वो अपराध के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का अपराध है और कितना जुर्माना वो कोर्ट के द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, आप इतना याद रखेंगे। कंप्यूटर सिस्टम आदि को नुकसान पहुंचाने से संबंधित धारा क्या है, धारा 43 है। फिर देखेंगे नेक्स्ट, कंप्यूटर के स्रोत कोड दस्तावेज के साथ खिलवाड़ करना, तो इसमें धारा 65 है। इसमें सजा कितनी है, इसमें सजा है 3 वर्ष तक का कारावास या जेल और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना। और कुछ मामले में कुछ ज्यादा जैसे गंभीर कुछ अपराध है तो उसमें दोनों। ठीक है, ये न्यायाधीश के विवेकानुसार है। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग। इसमें क्या है, तो ये धारा 66 है। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन धारा है, पता होगी आपको। कंप्यूटर सिस्टम के साथ हैकिंग, इसमें धारा 66 लगती है और इसमें 3 वर्ष का कारावास और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना और कुछ मामलों में दोनों। ठीक है, कंप्यूटर हैकिंग भी हो गई। फिर नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये धारा है 66A। इसमें ये सब आर्टिकल है, 66 धारा का सब आर्टिकल है 66A। इसमें क्या है, महिलाओं को अश्लील मोबाइल फोन संदेशों मतलब मोबाइल फोन के माध्यम से गलत तरीके के मैसेज करना, अश्लील मैसेज करना आदि जैसे साइबर अपराध से रिलेटेड है। और इसमें क्या धारा है, 66A इंपॉर्टेंट है, महिलाओं से संबंधित है, तो याद रखेंगे। और इसमें सजा क्या है, तो सजा का प्रावधान इसमें एक अवधि के लिए कारावास और मैक्सिमम कितनी है, 3 वर्ष। वो न्यायाधीश के विवेकानुसार है किस प्रकार का अपराध है और कितनी वर्ष की सजा दी जानी है। और या फिर इसमें जुर्माना जो कि 1 लाख रुपए है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 66A याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे बाल यौन शोषण या बाल पोर्नोग्राफी, तो ये 66B के अंतर्गत है। तो बी से बाल आपको कभी नहीं भूलेंगे, याद रखेंगे, है ना, बाल यौन शोषण कह सकते हैं 66B। इसमें क्या है, जैसे छोटे बच्चों को गलत तरीके से पता ही होगा आपको, वीडियो दिखाना या उसकी मौजूदगी में गलत तरीके से फोन के माध्यम से उसको गलत वीडियो दिखाना, वो किस में आएगा, पोर्नोग्राफी में, बाल पोर्नोग्राफी या बाल यौन शोषण। इसमें 66B धारा को याद रखेंगे। और इसमें सजा कितनी है, तो 5 साल की कैद या कारावास और इसमें 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। और दूसरी बार भी इसमें प्रावधान है, एक बार करने के बाद अगर छूट गए तो दूसरी बार भी प्रावधान है, दोबारा ये पुनरावृत्ति होती तो 7 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पूछा गया है ये एग्जाम में। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे, इसके सब आर्टिकल काफी सारे हैं, लेकिन जो पूछे गए हैं ये इसमें से एक और है 66F। तो ये क्या है, ये साइबर आतंकवाद के मामलों से संबंधित धारा कौन सी है, 66F है। और इसमें 66F याद रखेंगे, जो साइबर अटैकर्स होते हैं उनके द्वारा जो आतंकवादी गतिविधियां की जाती है ना, उसके अंतर्गत आएगा 66F। फिर नेक्स्ट देखेंगे, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी प्रकाशित करना, इसकी धारा क्या है, तो इसमें धारा 67 है, याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील जानकारी को प्रकाशित करना, धारा 67 है। और इसमें क्या है सजा का प्रावधान, तो इसमें पहली सजा, पहली बार दोषी पाए जाने पर इसमें 5 वर्ष का कारावास है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। ठीक है, फिर यदि दूसरी बार यही अपराध होता है तो इसमें क्या है, दूसरी बार दोषी पाए जाने पर इसमें 10 वर्ष तक का भी कारावास है और 2 लाख रुपए का जुर्माना है। ये भी याद रखेंगे, धारा 67। फिर नेक्स्ट देखेंगे, गोपनीयता और निजता का उल्लंघन, ये भी धारा इंपॉर्टेंट है, ये धारा 72 के अंतर्गत है। क्या है, जैसे किसी का किसी का डाटा किसी लड़की का है किसी के पास, हैकर्स के पास, या गलत तरीके से उसने डिजाइन करके वो अब उसकी गोपनीयता को भंग करेगा या उसको प्रकाशित करेगा जो उसके निजता के हनन में आ रहा है, तो इसमें धारा 72 रहेगी। और इसमें सजा का प्रावधान है 2 वर्ष का कारावास या इसमें 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, धारा 72। फिर हमारी थ्योरी सारी हो गई है, अब जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, ठीक है, इनके टाइप देखेंगे कैसे क्वेश्चन बने हैं। तो पहला क्वेश्चन है,
डैश एक प्रकार का मेलवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है। इसको बहुत अच्छे से बताया है। तो एडवेयर है, ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। आपके फ़ोन पे जो एडवेयर नहीं मतलब वेबसाइट यूज़ करते समय ऐड आता है तो वो एडवेयर हो गया, ये भी एक प्रकार का मेलवेयर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट है डैश एक प्रकार का लोगों पर कपटपूर्ण मनोवैज्ञानिक आक्रमण है जिसमें यह दावा किया जाता है कि अगर उपयोगकर्ता बैनर विज्ञापन अथवा लिंक पर क्लिक करे तो उन्हें किसी प्रकार का ऑफर के तहत इनाम दिया जाएगा। ये भी हैकर्स द्वारा डिजाइन किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, फिशिंग। आप सर्च कुछ और कर रहे थे, पहुंच किसी और में गए, उसके फिर आप उसके द्वारा जो आपका डेटा उसके पास गया है, फिर आपको वो ऑफर दे रहा है ना, तो वो चीजें क्या आ जाएंगी, फिशिंग के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा इसका। नेक्स्ट है किस प्रकार का वायरस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइलों को संक्रमित करता है। तो ये है मैक्रो वायरस। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा, मैक्रो वायरस। और सारे ऑप्शन तो लग ही नहीं रहे हैं। ठीक है, कुछ चीजें एग्जाम में कॉमन सेंस भी की जाती हैं कि हर एक चीज क्योंकि हमें पढ़ी हुई एग्जाम में नहीं मिलती है, कुछ चीजें उससे रिलेटेड होती हैं जो हमें अपने विवेकानुसार सही करनी होती है। ठीक है, उसी प्रकार से ये आंसर है, इसका राइट आंसर ए है, मैक्रो वायरस। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे, टॉर्जन हॉर्स एक है। तो टॉर्जन हॉर्स क्या है, बताया था, ये एक प्रकार का मेलवेयर है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी राइट। देखिए, स्पेयरवेयर होगा नहीं, लाभकारी प्रोग्राम है नहीं, स्पाईवेयर है नहीं, तो ये है दुर्भावनापूर्ण मैलेसियस प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर उपकरणों को नुकसान पहुंचाने, डेटा चोरी करने या उपयोगकर्ता को किसी अन्य प्रोग्राम से किसी अन्य तरीके से परेशान करने के इरादे से ये विकसित किया जाता है, मेलवेयर है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेलवेयर है। फिर है एंटीवायरस, तो पता है, राउटर वो जो जो डाटा रहता है उसका अनकंट्रोल वाला चीज होती है राउटर। फायरवॉल है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी कंप्यूटर तक जो अनधिकृत पहुंच होती है उस वो किस प्रकार का अपराध है। तो ये हैकिंग है। ठीक है, किसी गलत तरीके से या उस पर अधिकृत नहीं है लेकिन हम पहुंच रहे हैं उस तक, तो अनधिकृत पहुंच बता रहा है, क्या हो जाएगा, हैकिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट है और बाकी सारे ऑप्शन तो लग नहीं रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, डैश एक गैर कानूनी गतिविधि है जहां नकली वेबसाइट या जो वास्तविक दिखाई देती है उपयोगकर्ता के सामने संवेदनशील और व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रस्तुत की जाती है। तो हो गया फिशिंग। बताया था आपको, आप कुछ सर्च और कर रहे हैं, पहुंच किसी और पे गए, तो गलत तरीके से आपके साथ जालसाजी की गई, मतलब फिशिंग की गई। जैसे मछलियों को नहीं वो दिखाया जाता है, बीज फेंका जाता है, फिर उस कुछ होता है फिशिंग में, जो उसमें मछलियां फंसा ली जाती है ना, वही वाला उससे आप रिलेट करेंगे। दिखाया कुछ और जा रहा है, मिल कुछ और रहा है, जालसाजी या फिशिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट रहेगा बी। देखिए, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन अपने तरीके से रखे गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्पैम क्या होता है। तो ये इसमें ऑप्शन है अप्रार्थित संदेश, दूसरा है मेल बॉक्स सेवाओं में बाधा बाधा है, और फिर है इंटरनेट घंटों की चोरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। उस हिसाब से ए और बी, अप्रार्थित संदेश और मेल बॉक्स में सेवाओं में बाधा। ठीक है, पता ही है कि जो स्पैम काफ़ी सारे मेल्स आ जाते हैं हमारे पास, तो उस तरह का सही हो जाएगा ये। और इंटरनेट घंटों की चोरी तो कोई सेंस ही नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, टोरजन एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है, मेलवेयर का। ये देखिए, दोबारा बार उसी 21 में ही पूछा गया एग्जाम में। तो मेलवेयर का एग्जाम्पल है ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। और इसके और भी देखिए एग्जाम्पल है, हमने आपको मेलवेयर के काफी सारे प्रकार भी बताए, तो उनको भी आप साथ में पढ़ते चलिएगा, क्योंकि उसमें से ही जैसे 10 है तो कुछ एक ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा ये क्या है ना। तो ट्रोजन एक प्रकार का मेलवेयर है। मेलवेयर का एक प्रकार का दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे वायरस कह सकते हैं। इसमें हैकर्स कंप्यूटर से पर्सनल डाटा चोरी करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसके एग्जाम्पल है कंप्यूटर बॉम्ब्स, टॉर्जन हॉर्स, स्पाईवेयर है, रैंसमवेयर है, स्पैप है, और भी काफी सारी चीजें अपने देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हैकिंग को एथिकल हैकिंग के रूप में पहचानने के लिए निम्नलिखित में से क्या पूरा करना होगा। तो ये हैकिंग को एथिकल हैकिंग के रूप में पहचानने के लिए निम्नलिखित में से क्या करना होगा। तो इसमें काफी सारी चीजें दी गई हैं। क्षति होनी चाहिए, शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक क्षति नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें इससे प्रभावित लोगों द्वारा इसे सुरक्षित माना जाए। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी राइट है। इसमें बी और सी दोनों है। फिर से पढ़ते हैं, बी क्या है, शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक क्षति नहीं होनी चाहिए, और सी है इसमें इससे प्रभावित लोगों द्वारा इसे सुरक्षित माना जाए। तो ये हैकिंग को एथिकल हैकिंग के रूप में पहचानने के लिए ये चीजें पूरी होनी चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर नेटवर्क या किसी भी डिजिटल सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हैकिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा।
आप ऑप्शन देख के ही जान जा रहे हैं कि देखिए हैकिंग होगा, क्योंकि जब हम उस विषय में काफ़ी सारी चीज़ें थ्योरी पढ़ लेते हैं तो फिर उनसे कुछ चीज़ें नेग्लेक्ट भी हो सकती है। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर तो ऐसे ही देखते ही होगी, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता को उसकी विशिष्ट पहचान जैसे उंगलियों के निशान, बाड़ी अथवा नेत्र पटल के माध्यम से पहचानने की विधि को क्या कहते हैं? तो ये आप सब लोग इससे गुजरे होंगे, जो भी एग्जाम देता है बायोमेट्रिक, है ना, उसमें आपकी आंखों और थंब इम्प्रेशन ये सब चीजें ली जाती है, तो वो क्या होता है? बायोमेट्रिक। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कौन सा ऐसा मालवेयर है जिसका पता लगाना मुश्किल है और इसलिए इसे हटाना भी मुश्किल होता है? कई विशेषज्ञों का कहना है कि उसे खत्म करने के लिए अपनी हार्डवेयर ड्राइव को साफ करके सब कुछ नए सिरे से इंस्टॉल करें, और उसे इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है जिससे जानकारी जुटाने वाला दूसरा मालवेयर आपके कंप्यूटर की आपकी सारी संवेदनशील जानकारी या डाटा जुटा ले और आपको भनक तक ना लगे। तो ये क्या चीज़ है? रूट किट है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा, रूट किट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश एक ऐसा पासवर्ड है जिसे केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे आमतौर पर बेतरतीब ढंग से विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा वन टाइम पासवर्ड या ओटीपी जिसे हम लोग कहते हैं। ओटीपी का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, वन टाइम पासवर्ड। जो एक कैप्चा, जैसे हमारे कैप्चा तो दूसरा हो गया, ये जब हम कोई चीज़ हमें कोई चीज़ इंस्टॉल करनी है, उसके बाद हमें उसका एक उधर से जिसका हैंडलर है वहाँ से हमें एक ओटीपी भेजा जाता है, तो वो ये निर्दिष्ट करता है कि हाँ ये चीज़ जहाँ पर मैंने भेजी है ये बंदा वही यूज करने वाला है, तो हो गया ओटीपी। ठीक है, वन टाइम पासवर्ड। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे, वे कौन सा प्रोग्राम है या डिवाइस है जो यह पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है कि किसी अतिक्रमी ने कंप्यूटर संसाधनों के अनधिकृत अभिगमन का प्रयास तो नहीं किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जैसे कि आ रहा है किसी अतिक्रमी ने कंप्यूटर के संसाधनों के अनधिकृत अभिगमन का प्रयास तो नहीं किया, तो देखिए अतिक्रमी से आ रहा है अतिक्रमण, है ना, तो ये हो जाएगा अतिक्रमण संसूचन प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वर्म एक प्रोग्राम है जो या जिसे एक नेटवर्क पर क्या किया जाता है? खुद को प्रसारित करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। एक प्रकार का वर्म ही मेलवेयर है जो प्रसारित करेगा और सिस्टम को सारा खराब करेगा, वर्म। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ का अपराध क्या कहलाता क्या है, मतलब किस प्रकार का अपराध है? तो ये संज्ञेय और जमानती अपराध है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक प्रकार का साइबर अपराध है जहां कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है। तो मेलवेयर अटैक है जिससे कंप्यूटर हमारा संक्रमित होता है, खराब हो जाता है, वायरस समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा, मेलवेयर अटैक। नेक्स्ट है, भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म सहित डिजिटल मीडिया किस मंत्रालय में के दायरे में आता है या किसके अंतर्गत आता है? तो ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये शायद इसी बार क्वेश्चन एग्जाम में देखा था, ओटीटी करके एक क्वेश्चन था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। फिर है, भारत में कौन सा संगठन प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करता है या किसके कंट्रोल में है? तो ये भारत प्रेस परिषद। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा, भारत प्रेस परिषद है। फिर है, भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में आती है? तो ये आती है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ये कुछ जो मंत्रालय हैं इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, ये भी देख लेंगे। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। फिर है नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों से पीड़ित व्यक्ति सीधे डैश से संपर्क कर सकता है। तो ये डायरेक्ट उच्च न्यायालय से संपर्क कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर अब ये लास्ट ही क्वेश्चन है, ये आपके लिए टेस्ट है। ठीक है, आपने इतना सारा पढ़ा, थ्योरी पढ़ी, सारे ऑप्शन देखे, क्वेश्चन देखे प्रीवियस ईयर। तो क्वेश्चन है, डैश एक प्रकार का साइबर अपराध है जहां कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है। तो इसको आपका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हो सकता है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। थोड़ा विवेक से देखिएगा और जिसका आंसर सही होगा या गलत होगा उसका राइट आंसर बता दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ये साइबर अपराध या साइबर अटैक से रिलेटेड। अब जल्द से जल्द मिलते हैं किसी दूसरे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप वीडियो देखिए, अपना रिवीजन कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, वाकई में मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है।